हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री का चैप्टर नंबर 3 जिनका नाम है हाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी हाउ मीन्स कैसे, लिव्स मीन्स पत्तियां, आर मीन्स हैं, फॉलिंग माने गिर रही, फास्ट माने तेजी से। पत्तियां कैसे तेजी से गिर रही है, इसके बारे में आज हम लोग सब पढ़ेंगे। इनके राइटर कौन है तो याद रखेंगे, इनका नाम है W.H. यूडेन। W.H. यूडेन। ये है कहां के वास्तविक रूप से, तो ये थे पहले ब्रिटिश मूल के, बाद में चले गए हैं अमेरिका, तो ये अमेरिका मूल के हुए। यानी कहां से कहां गए तो ब्रिटिश से अमेरिका गए हैं। क्लियर। इनके बारे में हर कुछ पढ़ेंगे, घबराओ नहीं, अभी बहुत बाकी है। ठीक है, फिर समरी पढ़ेंगे भाई लाइन बाय लाइन, और इसके बाद इससे एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनेंगे वो भी आपके लिए रखे हुए हैं। बस ध्यान से सुनिए, आंसर दीजिए, सब कुछ। हाँ, और इतना तो हम जरूर विश्वास से कहेंगे कि जब आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो फिर आगे कौनो वीडियो ऐसा वाला यानी ई चैप्टर का देखने की जरूरत नहीं होगा। ये तो हमारा पूर्ण विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं सभा को। अगर आपसे कोई पूछे भाई कि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आपके अपने क्लास का चैप्टर नंबर 3 पोइट्री का बताइए क्या नाम है, तो क्या बताएंगे, हाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो एकरे लेखक कौन है बताइए, तो W.H. यूडेन। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या हुआ तो वेस्टर्न हग यूडेन, है ना, वेस्टर्न हग यूडेन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। इनका जन्म अगर कोई पूछ दे कि भाई बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे कि W.H. यूडेन का पूरा नाम जन्म कब हुआ तो 21 फरवरी 1907। कब हुआ 21 फरवरी 1907 को। और इनकी मृत्यु की बात अगर कोई कर दे तो क्या बताओगे तो 29 सितंबर 1973। क्लियर, इतना बात तो समझ गए। यहां से आपको दो बातें आपको याद रखनी है, दो क्या तीन रखिए, कि हाउ द लिव्स आर फॉलिंग ट्रीज के राइटर कौन है तो W.H. यूडेन। क्लियर। अब दूसरा, इनका जन्म कब हुआ तो लिखेंगे 21 फरवरी 1907। मृत्यु कब हुआ तो 29 सितंबर 1973। इतना तक क्लियर। अब आगे चलेंगे। अगर ये लिखे हैं कौनो किताब तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कौनो किताब लिखते हैं, उपन्यास कहानी लिखते हैं, उनमें कुछ प्रसिद्धि होती है, उन प्रसिद्धि के लिए उन्हें कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता है। तो इनको भी कुछ अवार्ड मिला होगा, तो कौन अवार्ड मिला है तो याद रखेंगे, पुलित्जर प्राइज इन 1948। 1948 में पुलित्जर प्राइज। कौन है पुलित्जर प्राइज। हाँ, काहे मिला है तो एज ऑफ एंजाइटी, यानी उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है एज ऑफ एंजाइटी, इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार 1948 में। एकरा हम हेड एकदम समझिए तो आपको हम ब्रैकेट कर देते हैं, आपके लिए बड़ा ही VVI है। ये पूछता है आपसे, परीक्षा में पूछेगा कि W.H. यूडेन को पुलित्जर प्राइज कब मिला था तो 1948 में। काहे मिला था तो याद रखेंगे, ये भी एज ऑफ एंजाइटी के लिखने के कारण उन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है। चलिए, तो इतना बात समझ गए। अब आगे अगर ये पूछ दे आपसे कि बताइए मेरे भाई, हाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस प्रकार की कविता है, टाइप, तो याद रखिएगा लैरिक। लैरिक का मतलब होता है सॉन्ग, गीत, एक प्रकार की ये गीत है। क्लियर। चलिए, तो इतना बात समझ गए, आगे बढ़िए। ही वॉज द इवर्स्टाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरियस पोएट। माने ये कहने का अर्थ है कि ये भावात्मक कविता माने दिल को छूने वाली कविताएं लिखा करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारी जो प्रकृति है, इन सब से जुड़ी हुई कविताएं लिखते थे, ऐसे कवि थे। He say that poem is serious game। और ये कहते हैं कि कविता लिखना जो है ना एक बहुत ही सीरियस गेम है, एक गंभीर खेल है। माने कविता सब लोगों की बस की चीज नहीं है लिखना, इसका मतलब ये है।
इतनी बात समझ गए? और कुछ इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा इस चैप्टर से, क्योंकि आपके जो किताब है ना उसमें इतनी ही बातें मुख्य हैं, तो हमने उसी को नोट कर दिया है। चलिए देखिए, आपसे पूछेगा कि हाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके राइटर कौन? द W.H. यूडियन। इनका जन्म 21 फरवरी 1907, मृत्यु 29 सितंबर 1973। पुरस्कार 1948 में मिला है पुलित्जर पुरस्कार। किसके लिए? द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। और ये किस प्रकार की है? तो एक प्रकार की लैरिक है, और इनके बारे में 2 लाइन हमने आगे लिखा। चलिए, यहां तक अगर समझ गए हैं तो हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आगे भी आप समझेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग कविता की तरफ। कविता कुल 5 है 5 पैराग्राफ में लिखा गया है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव और बनेगा, आपसे पूछेगा हाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कितने स्टेंजा में है, कितने अंतराल में है, माने कितने पैराग्राफ में लिखा गया है। तो कितना लिखेंगे? 5 पांडव। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी। अब आगे चलेंगे, कविता क्या कहता है सुनिएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ माने अब, द लीव्स माने पत्तियां, आर मीन्स है, फॉलिंग माने गिर रही है, फास्ट माने तेजी से, यानी पत्तियां अब तेजी से गिर रही है। फिर आगे क्या कहते हैं? नर्सिस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नॉर्सिस का मतलब होता है, ये नर्स माने ऊपर चायका वाला नहीं, नॉर्सिस फ्लावर का मतलब होता है कि कोई बड़ा बड़ा पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ बड़ी बड़ी है, तो इसके नीचे में झुरमुट झाड़ी सब जो उगल रहता है, इसी को कहते हैं हम लोग कौन? तो नॉर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट, वो भी ज्यादा समय नहीं टिकेगी, वो भी समाप्त हो जाएगी। नॉर्सिस टू द ग्रेव्स गोन, वो भी समाप्ति की ओर जा रही है, खत्म होते जा रही है। और आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, पहले इतना का समझ। क्या कहा उन्होंने? कहा कि पत्तियां जो है ना वो तेजी से गिर रही है, और उनके आसपास जो बड़ी पेड़ हैं, उनके आसपास में जो झुरमुट हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, जिनको कहा गया है नॉर्सिस फ्लावर, वो भी जो है ना अब खत्म होते जा रहा है, वो भी अब समाप्ति के कगार पर है, चली जा रही है। फिर कहते हैं आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। फिर कहते हैं एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। देखिए, प्रैम्स का मतलब होता है 4 पहिया वाली गाड़ी। कभी आप लोग मॉल में गए हैं? मॉल में, हाँ गए हैं सर जी। वहां देखे होंगे बाहर में एगो रहता है ट्रोली लगल, जिसमें 4 गो चक्का रहता है, एगो आगे में डलची लगल रहता है, आप उसको पकड़ के ऐसे करके हम लोग गुरका के चलते हैं, और सामान उठा करके उसमें डालते जाते हैं। फिर काउंटर पर आते हैं, काउंटर में उसमें सबका दाम कीमत होता है, फिर पैसा देते हैं, लोग वापस आ जाते हैं, है ना। डोली लेके नहीं आते, अपना सामान को झोला में रखते हैं, तब आते हैं, डोली वहीं छोड़ देते हैं। वही 4 चक्की वाली जो गाड़ी होती है ना, बच्चा लोग जो चढ़ता है, वही वाली, जिसको कहा गया प्रांस गो रोलिंग ऑन, बढ़ती जा रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात। ये 4 लाइन का अर्थ समझ गए, एक बार और समझ लेते हैं। कविता आप सामने रखिए, उन्होंने क्या कहा है। हमारे जो राइटर हैं W.H. यूडियन, वो कहते हैं कि पेड़ की पत्तियां तेजी से गिर रही है, पेड़ का जो जड़ के नीचे झुरमुट है वो भी तेजी से समाप्त हो रहे हैं, वो भी समाप्ति के कगार पर है, और जो है 4 चक्के वाली जो गाड़ियां हैं, छोटी छोटी ट्रोलियां, वो तेजी से बढ़ते जा रही हैं। इसका मतलब क्या? वो पेड़ की पत्ती के बारे में हमें समझा रहे थे। अरे नहीं मेरे भाई, कविता का एक विलक्षण अर्थ होता है, तभी तो उन्होंने लिखा कि ये एक प्रकार का क्या है, बहुत ही गंभीर समस्या, सीरियस गेम है। उन्होंने क्या इस कविता के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है, उसको समझते हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारे समाज में वृद्ध लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वो समाप्त हो रहे हैं। यहाँ पेड़ की पत्ती नहीं समाप्त हो रही है, कौन समाप्त हो रही है? जो हमारे समाज के वृद्ध लोग, जो बड़े लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वो समाप्त हो रहे हैं। फिर कहते हैं कि जब वो समाप्त हो रहे हैं तो उनके आसपास के जो छोटे छोटे लोग हैं, जो कुछ थोड़े मोड़े अनुभवी हैं, वो भी समाप्त हो रहे हैं, वो भी समाप्ति के कगार पर जा रहे हैं, और अत्याचार, गलत चीजें बढ़ती जा रही है। माने अनुभवी चीज खत्म हो रहे हैं और गलत चीजें बढ़ती जा रही है। क्लियर? इतना बात समझ गए? यानी हमको ये समझाना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो वृद्ध हैं, जो अनुभवी हैं, वो समाप्त होते जा रहे हैं, और गलत चीजें जो है वो बढ़ती जा रही है। चलिए, आशा और विश्वास के साथ कहेंगे कि आप इतना समझ गए हो। अगर समझ गए हैं तो लिखिए यस कमेंट में। चलते हैं आगे। अब दूसरा पैराग्राफ क्या कहते हैं सुनिएगा थोड़ा सा।
कहते हैं विस्परिंग नाइवर लेफ्ट एंड राइट looks up us from the real delight and the active hands must freeze lonely on the separate knees। अब सुनिएगा क्या कहते हैं, देखिए इसका अर्थ क्या पहले लिखा उन्होंने। विस्परेट माने फुसफुसा रहा है, नाइवर्स माने पड़ोसियां, लेफ्ट हैंड बाएं हो जाए, यानी हमारी जो पड़ोसियां होती है। अब पड़ोसी का काम है शिकायत करना, है कि नहीं? आपके भी पड़ोसी शिकायत करते होंगे, कब? जब आप बड़े होते हैं तब। बड़े का मतलब क्या? कुछ ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तब। भले उनका आप बुरा करें ना करें, लेकिन पड़ोसी का काम है शिकायत करना, और नहीं करेंगे तो फिर पड़ोसी कौन सी का भाई? पड़ोसी शब्द ही है शिकायत वाला, है ना। और वो बाएं भी दाएं भी, वही कह रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी है ना, वो हमारी बाएं और दाएं शिकायत कर रहे हैं। प्लुक्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, जो हमारी वास्तविक खुशी है उसको तोड़ देते हैं। यानी जो हमारी पड़ोसी हैं, हमारी बाएं दाएं शिकायत करती है, तो हमारी जो वास्तविक खुशियां है ना, उसको क्या कर देते हैं? वो तोड़ देते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट बी फ्रीज, जो हमारी हाथें, जो हमारी मनोबलें जो बढ़ने वाली थी, जो एकदम एक्टिव था, उसको भी क्या कर देते हैं? ठंडा कर देते हैं। यानी जो हम करने का खुशी था, उत्साह था कि हम कर लेंगे, वो भी क्या हो जाता है? जोश ठंडा हो जाता है। फिर कहते हैं लॉनली ऑन द सेपरेट नी, यानी लॉनली माने होता है अकेला, लॉनली माने अकेला, सेपरेट नी, और हमारी हाथें हमारी घुटनों पर आकर के टिक जाती है, ऐसे करके झुक जाते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब क्या? अरे वो क्या समझाना चाहते हैं हमारे W.H. एवडेन जी, समझिएगा। इस 4 पंक्ति के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि देखिए हमारे जो अनुभवी लोग तो खत्म हो गए, वो पहले बता दिए। अब कहते हैं कि हमारे आसपास में जो हमारे अत्याचारी लोग हैं, जो हम पर दबाव डालना चाहते हैं, या हमारे समाज के ऐसे लोग जो हमसे घृणा करते हैं, उन लोगों का अत्याचार बढ़ते जा रहा है। हमारी शिकायतें करेंगे, हमारी निंदा करेंगे, फिर इसके बाद उनका जो है ना, जो प्रभाव है वो बढ़ते जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो हम वास्तविक आनंद लेने वाले होते हैं, उनके डिप्रेशन में, उनकी चिंता में हम नहीं ले पाते हैं, और अंततः हमें वो समाप्त कर देना चाहते हैं। यानी हमारी हाथों को रोक देना चाहते हैं, हमारी हाथों को रोक बंद कर देना चाहते हैं, ताकि हम कभी आगे ना बढ़ें। ऐसे हमारे जो दुश्मन पड़ोसी हैं वो चाहते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। Deed in hundreds at the back, flow wooden in our track, arms raised safely to reprove in false attitude of love। इतना तो पढ़ ले, अब इसका पहले अर्थ समझते हैं। देखिए क्या कहते हैं, डीड द हंड्रेड्स, डीड माने मरते हैं, 100 सैकड़ों, एट द बैक पीछे, आगे पीछे करके सैकड़ों मरते हैं। फ्लो वुडेन इन आवर ट्रैक, उनको लकड़ी के बक्से में रखकर ले जाया जाता है। क्योंकि कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड से लिखे हैं। तो इंग्लैंड में ईसाई जाती है, तो ईसाइयों का जो काम होता है कि उनको जो है ना, वो लकड़ी का बक्सा बना होता है, वो बक्सा में उनको रख करके तब ले जाया जाता है। उनकी जो अंतिम शमशान घाट होता है, या जो भी उनकी अंतिम जगह होती है यात्रा, उसमें ले जाया जाता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसे नहीं होता है। जब लोग मरते हैं, एगो बांस काटा जाता है, और उसमें 2 5 फीट का जो भी होता है, काट करके उसमें सीढ़ी बना करके उस पर लोगों को रख करके, उसको चचरी कहते हैं, ले जाया जाता है। लेकिन वहां पर होता है बक्सा, होता है बक्सा में, वही कहते हैं वुडे इन आवर ट्रक, आर्म्स रेज्ड सेफली टू रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है वो प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। कब? वो कंधा देते हैं मरलक्का को, तब इन फॉलिंग फास्ट टू लव। लेकिन वो प्यार नहीं, वो क्या है? घमंड है, वो कहना चाहते हैं। फिर इसका अर्थ समझते हैं। हमारे लेखक साहब कहते हैं, कौन? कवि कहना चाहते हैं, W.H. एवडेन जी कहते हैं कि डीड ऑफ 100, यानी हमारे आसपास आगे पीछे करके सैकड़ों मरते हैं, और उन्हें लकड़ी के बक्सों में रखकर ले जाया जाता है, लकड़ी के बक्सों में रखकर ले जाया जाता है, और हम लोग उन मरने वालों को कंधा देते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ऐसा देखिए, आप अपने समाज में भी ऐसा होता है कि जब कोई मरता है तो हम जाते हैं, हमारे रिश्तेदार हो, दोस्त महिम साथी हो, लोग उनकी कंधा देते हैं, कि कहते हैं कि भाई इनसे हमें बहुत लगाव था, तो हम इनको अंतिम यात्रा में कंधा दे देते हैं।
लेकिन कहते हैं कि वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये है कि वो अपनी प्यार का एटीट्यूड दिखाते हैं कि हम आपसे प्यार करते थे, ये लिए कंधा देते हैं, है कि नहीं? वास्तविकता ये है। लेकिन चलिए जो भी है, अगर मौका मिले हम मरे तो आप लोग भी कंधा दीजिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं अगर सुन रहे हैं हमारी वीडियो तो। चलिए आगे चलते हैं। तो अब पता नहीं आप लोगों को कब मौका मिलेगा, पता नहीं, तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन चलिए आइए किताब की ओर। तो यहाँ पर कविवर क्या कहना चाहते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा हमारी बातों को। हमारे जो कविवर है ना, वो हमें ये बतलाते हैं कि देख, हम लोग किसी लोगों से जो प्यार करते हैं ना, वास्तविकता क्या होती है, कुछ और होती है, लेकिन वहां पर एटीट्यूड यानी कि घमंड नहीं होना चाहिए। प्यार में घमंड नहीं होनी चाहिए। और हमारे आसपास हजारों सैकड़ों लोग आते हैं, मरते हैं, जाते हैं, उन्हें यात्रा में ले जाया जाता है, लेकिन प्यार के बीच में किसी तरह का कोई घमंड नहीं होनी चाहिए। ये हमें कौन कह रहे हैं? W.H. यूडिन-जी। यानी हम ये प्रमाणित करने की हमें जरूरत नहीं है कि हम आपके साथ हैं, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये कौन बता रहे? हमारे W.H. यूडिन-जी। तो आशा है ये 3 पैराग्राफ आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। चलते हैं चौथम नंबर, देखते हैं कि चौथम में क्या कहता है हमरे लिए। सुनते हैं। कहते हैं स्ट्रेविंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द ईगल विल नॉट कम। इतना समझ। अब इसका हिंदी करते हैं। स्ट्रेविंग मतलब होता है भूख प्यास, या मतलब हो जाना, बदल जाना। थ्रू द लीफलेस वुड यानी जो हमारी जंगल हैं, जो हमारी पेड़ें हैं, वो क्या हो चुकी है? लीफलेस, पत्ती विहीन हो चुकी है। वुड लकड़ियां, यानी जो पेड़ की लकड़ियां हैं, ऊपर की जो झाड़ियां हैं पत्तीदार, वो सब पत्ती झड़ गई है, ठूंठ हो गया। ठूंठ मतलब उसका में पत्ती नहीं है, बिल्कुल सूख चुकी है। ऐसी हमारी जंगलें हो चुकी है। फिर आगे क्या कहते हैं? ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और भोजन की तलाश है, भोजन के लिए लोग ललायित हो गए हैं, माने कमियां हो चुकी है। आगे क्या कहते हैं? एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, बुलबुल, नाइटिंगेल माने बुलबुल, जो मधुर गाने वाली चिड़िया है ना, इज डम्ब, गूंगी हो चुकी है, गूंगी। अब आगे क्या कह रहे हैं? एंड द ईगल विल नॉट कम, ईगल ऐसे तो होता है परी, परी विल नॉट कम, नहीं आई है। अब आगे देखिए, ये तो इंग्लिश का अर्थ था। अब वो हमें क्या समझाना चाहते हैं? कहते हैं कि हमारी समाज इस तरह से बदलती जा रही है कि समाज की जो अच्छाइयां थी वो बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। सॉरी। वो कहते हैं कि हमारी समाज की जो अच्छाइयां हैं वो बुरी खत्म होती जा रही है। हम अच्छे की तलाश में जा रहे हैं। जो कुछ लोग बच गए थे ना, वो भी अब बोलने से कतराते हैं, क्योंकि अत्याचार इतना बढ़ गया है कि जिनके पास ज्ञान है थोड़ा मोरा, वो भी क्या है? अपनी सच्चाई को बोलने से डरते हैं। वही कह रहे हैं, एंगल थी नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल गूंगी हो गई है। अरे बुलबुल कौन गूंगी? वही जो लोग अच्छे हैं, अच्छे विचार के हैं, लेकिन सच्चाई बोलने से अब वो डरते हैं। फिर कहते हैं एंड द एंगल विल नॉट कम, लेकिन ये आने वाली नहीं है। कौन? जो बीत गया समय, वो नहीं आने वाली है। यानी हमारे जो अपने थे, हमारे जो सही लोग थे, जो चले गए, बीत गए, वो फिर नहीं आएंगे, ऐसा वो हमें कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। पैराग्राफ 5 में उन्होंने क्या लिखा है आपके लिए, हमारे लिए, फिर देखते हैं। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली अहेड, हुज व्हाइट waterfall could bless travelers in their last distress। पहले इसका हम अर्थ समझ लेते हैं, फिर उन्होंने क्या लिखा ये समझ लेते हैं। आगे चलते हैं। कोल्ड माने जारा, इम्पॉसिबल अहेड माने जारे के समय में एकदम असंभव है कि आगे बढ़े। लिस्ट द माउंटेनियस लवली अहेड यानी कि जब कोई पहाड़, एकदम पहाड़ ऐसे, और पहाड़ के ऊपर ऊंची ऊंची बर्फ जमी हो, तो इन पहाड़ों के बर्फों के ऊपर चढ़ना जो है ना, बड़ी कठिन होता है। वही कह रहे हैं कि इन पहाड़ी माने जो असंभव काम है उनके बारे में कह रहे हैं। Which white waterfall could bless, देखिए ये जब वाटरफॉल जब गिरती है पानी बन करके नीचे बहती है धारा के रूप में,
तो ये एक तरह का वरदान, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद होता है, यहाँ पर वरदान, वरदान के रूप में साबित होती है। किसके लिए? ट्रेवलर्स, यात्रियों के लिए। लास्ट डिस्ट्रेस, जो एकदम प्यासा हो, जो एकदम प्यासा हो, उसके लिए कैसा है वो? एक वरदान की तरह होता है। क्या यही हमें समझाना चाहते थे? नहीं मेरे भाई, वो क्या कहना चाहते हैं सुनिएगा। वो कहना चाहते हैं कि हमें उस तरह से बनना चाहिए। किस तरह से बनना चाहिए? एक वाटरफॉल की तरह बनना चाहिए, जिससे हजारों लोग, यात्री लोग उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तो हम मानव का काम है कि हम वैसे बने। कैसा? वाटरफॉल की तरह, ताकि हम में बहुत सारे लोग आकर के ज्ञान ले सके, हम उनको सही मार्ग दे सके। ऐसा हमें बनना चाहिए। ये हमें कहना चाहते हैं कौन? W.H. योडेन्सी। ऐसा है। ये 5 पैराग्राफ बखूबी आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। तो मजा तो आया था, हमें भी मजा आया पढ़ाने में, और आपको भी आया होगा। तो अगर आया है तो इसको एक बार अपनी भाषा में देख लेते हैं, फिर चलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं। क्या है सुनिएगा। हमारे W.H. योडेन जी हैं, रहते थे कहां भाई मेरे? इंग्लैंड। बाद में कहां चले गए हैं? अमेरिका चले गए। तो वो देखते हैं कि हमारे समाज की जो है स्थितियां सही नहीं है। जो अच्छे लोग थे वो धीरे 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 न गायब होते जा रहे हैं। यानी जो सच बोलने वाले, झूठ को झूठ बोलने वाले, ऐसे लोग गायब होते जा रहे हैं। और कुछ लोग थोड़े मोरे बच भी गए थे, वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और कहते हैं अगर उसके बाद भी कुछ लोग बच गए हैं तो उनमें ये साहस नहीं है कि वो सच को सच कह सके, झूठ को झूठ कह सके। इसी पर उन्होंने एक कविता लिख डाला, जिसका नाम रखा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी कि पत्तियां तेजी से गिर रही है। पत्तियां नहीं गिर रही है, समाज का विचार गिर रहा है तेजी से। इस पर उन्होंने एक सुंदर सा कविता लिखा। ठीक है, तो आशा है आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। और उन्होंने हर एक लाइन को एक उदाहरण के हिसाब से हमें समझाने का प्रयास किया। जैसे हमें कैसा बनना चाहिए, तब बर्फ, जो माउंटेनियस बर्फ है, जो गिरती है, वाटरफॉल, झरना बनती है, नदियां बनती है, उससे बहुत लोग खुश होते हैं, वैसे हमें बनना चाहिए। हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसके प्रेम में एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए कि हम आपसे प्रेम करते हैं, इस बात को वो दिखाना चाहते हैं। इन सारी बातों को उदाहरण के साथ पेश करके उन्होंने हमें समझाया है कि हमारे जीवन का क्या मूल उद्देश्य है। ये हमारे कविता का सारांश था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात। अब आगे ध्यान से सुने होंगे तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है सुनिएगा। W.H. कंपोजिट या रोट, यानी हमारे जो W.H. योडेन जी हैं, उनके द्वारा कौन सी कविताएं या कहानियां लिखी गई है, यानी उनका लिखा हुआ कौन सा शीर्षक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसका नाम है हाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। दूसरा है नाउ, होना चाहिए, गलती हो गया यहाँ पर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। दूसरा है द अर्थ, द एपिटैफ और स्नेक। क्या होगा बताएंगे? तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, तो इसमें कहना क्या है? इसका आंसर जाएगा सीधा नंबर ए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऐसा है, समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। W.H. योडेन वाज बोर्न। W.H. योडेन का जन्म कब हुआ था? बताइए। नंबर 1 है 1917, 1919, 1907, 1920। चोरी नहीं करना है, कुछ बच्चे चोरी करने लगे झटाक से किताब उल्टा कर। इसका मतलब है कि आपने सही से नहीं देखा। अब कहेगा सर जी आपको कैसे दिखाई पड़ गया वीडियो में? अरे हम जानते हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते तो अब तो बात खत्म हो रही है हमारी, तो इतना तो कम से कम अनुभव है ना कि आप जैसे हमने क्वेश्चन दिया आपके घर से आप किताब उल्टाए है कि नहीं? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे कब? तो सी नंबर 1907। चलो इतना समझ गए, आगे चलें क्या? चलते हैं आगे। अगला है व्हाट आर द फॉलिंग फास्ट ऑटमन, यानी कहने का अर्थ है कि पतझड़ के समय में क्या गिरती है तेजी से। जब हमारे मौसम पतझड़ के होते हैं तो क्या तेजी से गिरते हैं? स्नो, बर्फ गिरते हैं, फ्रूट, फल गिरते हैं, लीव्स, पत्तियां गिरती है, ट्रीज, पेड़ गिरते हैं। क्या गिरते हैं? पतझड़, नामे है पत्ता झड़ यानी लीव्स,
क्या करती है? लिप्स। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। ठीक है, चलिए आगे। द विस्परिंग माने फुसफुसाना, विस्परिंग माने फुसफुसाना, नाइबर पड़ोसी, मीन पड़ोसी फुसफुसाती है। तो क्या इसका मतलब? द मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु के बातचीत करते हैं, यानी मृत्यु के बारे में कहा गया है। डील फ्रेंड, मित्रों से बातचीत करते हैं। गुड टीचर, अच्छे शिक्षक के बारे में। नोन ऑफ दिस, यानी इस कविता में विस्पर नाइटिंगेल किसके लिए है? तो याद रखेंगे, मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी जो मरने वाले लोग हैं उनका संदेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, ठीक है, तो संगे समझ रहे ना, नून रोटी खाएंगे या संगे घरे रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो 4 नंबर देख लिए, अब 5 देख लेते हैं। 5 क्या कहते हैं? फॉर एवडियन माने जो एवडेन साहब हैं, पोइट्री वाज ए, यानी कि उनकी जो कविताएं हैं वो किस तरह की है? तो लाइट गेम है, सीरियस गेम है, इंटरेस्टिंग गेम है और ट्रेजसम गेम है। तो कैसा है? तो अभी अभी हमने पढ़ाया था आपको, क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि कविता एक गंभीर खेल है। कविता क्या लिखना? एक गंभीर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सीरियस गेम। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब आगे, W.H. एडियन won the Dash Prize in 1948। 1948 में उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता? बताएंगे? ऑप्शन है पुलित्जर, मैन बॉकर, नोबेल प्राइज। बताएंगे? तो ऑप्शन था ए नंबर पुलित्जर प्राइज। उन्होंने 1948 में पुलित्जर प्राइज जीता था। किसके लिए? द एज ऑफ एंजाइटी। किसके लिए? द एज ऑफ एंजाइटी। आगे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग इज, यानी कि जो हमारी कविताएं हैं वो क्या है? ए लाइरिक है, ए एन ऑड है, ए सोनेट है, एन इल्जी है। बताएंगे क्या है? बताएंगे? हम तो नहीं बताएंगे मेरे भाई, हमारा एक रसूल है, आप वो रसूल के खिलाफ हम जा नहीं सकते हैं। तो कासर जी रसूल कि सब तो हमें बताए, तो एगो तुम हो बताओ भाई, तबे ना मजा आएगा। तो दे दो कमेंट में आंसर फटाक से ना सटा के, कोनो ABCD करके, हो गया। लेकिन गलती नहीं देना, गलत बात, जो सही होगा वो देना यार। ऐसे बोल देते का मतलब कि तुम कुछ लिख दोगे, अरे जो सही होगा वो लिखना। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतने ही। आशा है आपको बहुत मजा आया होगा। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए। तो विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।